हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना जो सामान्य केमिस्ट्री है उसका चैप्टर संख्या 9, जिसमें चल रहा था जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक। इस लेसन में अभी तक हमने पढ़ लिया वीबीटी है। वीबीटी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। वीबीटी से आने वाले संभावित क्वेश्चन भी हमने 2-3 हल किए हैं। आपने उनको भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपको उनको समझना है और उनको जानना है, ठीक है। अब आज जो अपना इस क्लास में जो अपना बिंदु रहेगा वो वीबीटी से जस्ट अगला टॉपिक रखेंगे हम। उस टॉपिक का नाम है CFT। क्या नाम है? आज का बिंदु अपना क्या रहेगा? CFT का मतलब है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। CFT यानी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। आप क्षेत्र बोलते हैं तो फील्ड बोल दो, ठीक है। इसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, या हम ऐसा कहें कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम आज इसकी मुख्य बिंदु पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके प्रतिपादन करता कौन थे बेटा, याद है? इसके प्रतिपादन करता है एक वेल्की, ठीक है। इसके प्रतिपादन करता है वेल्की। इसके प्रतिपादन करता है वेल्की, यानी दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ मूलभूत बिंदुएं प्रदर्शित की थी या मूलभूत बिंदुओं के बारे में बताया था। इसकी मूल बिंदुएं निम्न है। देखो, इसकी मूल बिंदुएं हैं, इंपोर्टेंट है। आप उन बिंदुओं पर गौर करोगे, समझोगे तो 100% आपकी CFT एकदम से इजी वे में समझ में आ जाएगी। अगर आपने मूल बिंदुएं नहीं पढ़ी तो आपको CFT समझ में बहुत कम आने की संभावना रहेगी। पहला मूल बिंदु इसका बड़ा याद रखना। इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको तो क्या मान लिया गया था? धनायन मान लिया गया था। ये तो भाई धनायन है। और लिगेंड को क्या मान लिया गया था? ऋणायन मान लिया गया था। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्या माना गया था? दोबारा बताना जरा, क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु को तो क्या मान लिया गया था? धनायन। और लिगेंड को क्या मान लिया गया था? ऋणायन मान लिया गया था। इकाई ऋणायन या बिंदु ऋणायन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु को धनात्मक इकाई धनावेश, या केंद्रीय धातु परमाणु को धनावेशित क्या मानेंगे? धनावेशित तथा लिगेंडों को ऋण आवेशित, इकाई आवेश या बिंदु आवेश, ऋण आवेशित बिंदु आवेश माना गया है। पहली इसकी जो अवधारणा या पहली बिंदु थी वो काफी इंपोर्टेंट है। इसी बिंदु से पर डिपेंड सभी क्या है, अगली बिंदु इसी पर डिपेंड है। पहली बिंदु आप दोबारा ध्यान देना। इसमें क्या माना है? केंद्रीय धातु परमाणु को तो क्या मान लेगा? धनावेशित, और लिगेंडों को क्या मान लेगा? ऋणावेशित मान लिया गया। यानी धातु तो कैसे हैं? धनावेशित हैं, और लिगेंड कैसे हैं? ऋण आवेशित हैं।
ठीक है, क्योंकि लिगेंडों पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है और धातु में क्या होता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जब लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ गमन करेगा तो दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। क्या? केंद्रीय धातु तथा लिगेंड है के मध्य दो प्रक्रम यानी दो प्रकार के बल कार्य करेंगे या दो प्रकार की अंतःक्रियाएं संपन्न होती है। कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य दो प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है। दो प्रकार की क्या होती हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं। और देखो दो प्रकार कौन कौन से, ध्यान देना, आप खुद बता दोगे। पहला प्रकार आपने अभी क्या कहा, धातु केंद्रीय धातु क्या माना, धनात्मक, और लिगेंड को क्या माना है, ऋणात्मक माना है। केंद्रीय धातु को क्या माना है, धनात्मक, और लिगेंड को क्या माना है, ऋणात्मक। ठीक है, तो आप ये कह रहे कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो बाहरी डी कक्षक है या केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक है वो और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम ये कहेंगे कि इसमें क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु के डी कक्षक, केंद्रीय धातु के डी कक्षक यानी केंद्रीय धातु हैं उनके डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या डी कक्षक है, धातु के डी कक्षक है धनात्मक भाग, या अब ये केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मेरे पास है ये डी कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश, और ये लिगेंड है, लिगेंड के क्या लॉन्ग पे दोनों जब पास में आएंगे तो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि सेम आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो डी कक्षक हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में सदैव कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक का कौन सा आ गया, धनात्मक, और एक का कौन सा आ गया, ऋणात्मक, दोनों का कौन सा आ गया, ऋणात्मक, क्योंकि डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, यानी यहाँ पर भी ऋणात्मक आवेश है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कौन सा है, ऋणात्मक आवेश है, और दोनों ऋणात्मक आवेशों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है, क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का धनात्मक भाग, नाभिक, धनात्मक भाग नाभिक तथा लिगेंडों के लॉन्ग पेयर में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य आकर्षण बल लगता है। दूसरी अंतःक्रिया क्या है इसकी, पहला तो आप प्रतिकर्षण का और दूसरा
सा है? आकर्षण बल है। पहला तो कौन सा है? प्रतिकर्षण, और दूसरा कौन सा है? आकर्षण बल। दोबारा ध्यान देना बेटा, पहला तो हमने क्या लिखा था? इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु को धनात्मक तथा लिगेंड को ऋणात्मक के बिंदु आवेश माना गया है। दूसरा अपने पास है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य दो प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की अंतःक्रियाएं कौन कौन सी? पहली क्या है? केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। और दूसरा है केंद्रीय धातु परमाणु का धनात्मक भाग यानी नाभिक और लिगेंडों के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। यानी इसको मैं ऐसा समझा दूं आपको कि मान लीजिए अपने पास ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु की स्ट्रक्चर है, ये इसका नाभिक है और इसके कोष में क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये लो साहब, ये है। और मैं ऐसा करूं इसी प्रकार से दूसरा एक परमाणु है, जैसे मान लो इसको मैं लिगेंड मान लेता हूं। ये क्या है? लिगेंड। और लिगेंड के पास क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लिगेंड के पास क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ध्यान देना कि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन अगर इधर आते हैं तो यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोष में डी कक्षक में कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस पर ऋणात्मक आवेश और ये इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है? ऋणात्मक आवेश। ये जब दोनों पास पास में आएंगे तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर भी ऋणात्मक और यहाँ पर भी क्या है? ऋणात्मक है। तो हमने पहले क्या लिखी थी? केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य क्या है? प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी दूर दूर भागेंगे वापस। लेकिन ध्यान देना, ये के इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक पर कौन सा प्लस, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर ये तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और ये कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि यहाँ नाभिक पर प्लस आवेश है और यहाँ पर कौन सा है? माइनस। माइनस प्लस के बीच में कौन सा आ गया? आकर्षण। और यहाँ दोनों सेम है तो क्या हो गया? प्रतिकर्षण बल हो गया। ठीक है, ये दो प्रकार की अंतःक्रियाएं हुई, आपके समझ में आई। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसमें आगे बिंदु नंबर 3 हम जान लेते हैं। बिंदु नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो डी कक्षकों की स्ट्रक्चर है कि या त्रिविम विन्यास है, केंद्रीय धातु के डी कक्षक है, उनका त्रिविम विन्यास है, उसके आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? त्रिविम विन्यास के आधार पर। तो बिंदु नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु के डी कक्षकों को उनके त्रिविम विन्यास के आधार पर, त्रिविम विन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। देखो 3 बिंदु हो गए। अब इस बिंदु को मैं दोबारा से यहां समझाऊंगा तो अपने को क्या मानना है? हमने पहले बिंदु पढ़ी थी, केंद्रीय धातु परमाणु को इकाई धनावेश तथा लिगेंड को इकाई ऋणावेश माना गया है। दूसरी बिंदु थी, केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के मध्य दो प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। उसमें ए लगा के लिखा था, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा। दूसरा क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु का धनात्मक भाग नाभिक और लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब इसके बाद बिंदु नंबर 3 आपने क्या कहा है कि डी कक्षकों के त्रिविम विन्यास के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। किनको? केंद्रीय धातु के जो डी कक्षक हैं, आप क्या लिखोगे? केंद्रीय धातु के डी कक्षकों को त्रिविम विन्यास के आधार पर, त्रिविम विन्यास के आधार पर दो भागों
भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से डेटा ध्यान देना, अपने पास हम कहेंगे दो प्रकार है, एक तो कौन सा है T2G है और एक TG है। ये जानने से पहले बता दूं कि जो D कक्षक है उसमें कुल कितने कक्षक हैं, D उपकोष में कितने कक्षक हैं, ध्यान देना। मेरे पास है D कक्षक, D में जो D उपकोष है उसमें 5 कक्षक हैं। कितने हैं, 5 कक्षक हैं। वो कक्षक कौन से बेटा, मैं उनके नाम लिख रहा हूं यहाँ, एक तो D अक्ष Y, एक D Y Z, एक D Z अक्ष, एक D अक्ष स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और एक D Z स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं। इन 5 कक्षकों को दो भागों में बांटा गया, ये अलग तो ये अलग। वो कैसे, एक बार सभी की स्ट्रक्चर देखना, फिर आप खुद बता दोगे कैसे। जैसे मान लो हमने ये बना लिया, ये तो अक्ष है और ये क्या है, y मान लिया, क्लियर। एक और ये क्या मान लिया हमने, z मान लेते हैं। ये तो अक्ष, ये y और ये z। पहला कौन सा है, अक्ष और y। अक्ष के बीच में लोग बना दो, आपने बताया डी की द्विढमलाकार आकृति होती है, ये तो अक्ष के बीच में लोग बन गया। दूसरा कौन सा है, y कौन सा है, ये तो इसके बीच में लोग बना दो। ये हो गया अपने पास कौन सा, किसके आकृति होगी, डी अक्ष y के आकृति होगी, इसको हम कहेंगे डी अक्ष y। दूसरा देखो dy z, दोबारा बना लो ऐसे ऐसे आकृति, ये अक्ष, ये y और ये z, y वाला लोग बना दो ऐसा ऐसा वापस। ये तो y z वाला लोग बनाओगे यहां, ये क्या हो गया, dy z। तीसरा अपने पास है अक्ष y z, dz अक्ष वाला बनाओ और ये y z वाला बनाते हैं वहां पर, ये क्या हो गया, dz अक्ष। अब देखो आगे वाला अपने पास है ये अक्ष, ये y, ये z, तो क्या कहोगे, अक्ष स्क्वायर। अब अक्ष के अनुदिश बनेंगे y स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, इसको डी अक्ष स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसी प्रकार से एक और बन गया अपने पास, हम बोलेंगे ये अक्ष, ये y और ये z। तो अपने क्या लेना है, z स्क्वायर लेना है, तो ये z स्क्वायर। सही में थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, ध्यान रखना, एकदम से सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, अक्ष y z, चलो z पे ध्यान देकर इसके सही में वैसे बना सकते हो, वरना ये तो z स्क्वायर और ये आकृति होगी किसकी, d z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इन तीनों की आकृतियों पर गौर करना। ये अक्षों के बीच में प्रेजेंट है, इनके लोग कहां हैं, अक्षों के बीच में है। लोग कहां प्रेजेंट है बेटा, अक्ष, इनके लोग कहां हैं, अक्षों के बीच में। तो जिन कक्षकों के लोग, जिन कक्षकों की संरचना में उनके लोग हैं, वो क्या है, अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें बोलते हैं T2G कक्षक। क्या कहते हैं, T2G कक्षक कहा जाता है। और जिनके लोग हैं वो अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं, उन्हें बोला जाता है EG कक्षक कहा जाता है। क्या कहता है, EG कक्षक। तो देखो दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो हो गया T2G और एक हो गया कौन सा, EG। T2G में कौन कौन है, D अक्ष y, dy z, dz अक्ष। ये तो किसके आ गए, T2G के आ गए। EG में कौन कौन है, d अक्ष स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये किसके आ गए, EG के भाग आ गए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब समझ लेना, T2G तो कौन सा है, जो अक्षों के बीच में स्थित है, और EG कौन सा है, जो अक्षों के मध्य अक्षों पर स्थित है। EG वाले तो क्या है, EG वाले अक्षों के लोग तो कहां है, अक्षों पर स्थित है, और वो क्या है, अक्षों के बीच में स्थित है। अब एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान देना, अभी अपने मन में क्या, दो भागों में डिवाइड होते हैं, दो भागों में हमने बात कर ली, सभी की स्ट्रक्चर बना ली।
अगर ये कहा जाए कि जब लिगैंड केंद्रीय धातु की ओर गमन करे, यानी कहने का मतलब बिंदु नंबर 4 जाना, इससे पहले बिंदु नंबर 3 आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर सभी को आनी चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आ जानी चाहिए। प्रकार 2 प्रकार आपको कौन से कक्षक कौन से के हैं, T2G के कौन से और EG के कौन से। देखो बेटा कई बार पूछ लेते हैं अपने से कि हाँ इस G का मतलब है ज्योमेट्री से, ज्यामिति से इसका अभिप्राय सीधा सा है कि यहाँ ये ज्यामिति को दर्शा रहा है, ज्यामिति के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन नहीं करते तो जी हट जाएगा, यहाँ पर जी से हट जाएगा, क्या हो जाएगा T2 और E बच जाएगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम बिंदु नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर बिंदु क्या है, वो काफी सरल है, आपको कुछ नहीं करना उसमें, केवल इसी लैंग्वेज में 4 नंबर बिंदु के साथ साथ हम कहेंगे 5 नंबर बिंदु को दर्शा सकते हैं। कैसे? देखो 4 नंबर बिंदु बात कर लेते हैं, वो ये है जब लिगैंड केंद्रीय धातु, जब लिगैंड केंद्रीय धातु की ओर गमन करते हैं, केंद्रीय धातु की ओर गमन करते हैं, जब लिगैंड केंद्रीय धातु की ओर गमन करते हैं तो डी कक्षकों में क्या है, आपस में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब ऐसा करूं तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन तथा लिगैंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम कहेंगे गमन करते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व लिगैंड के एलपी के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। जिससे इसी प्रक्रिया का डी कक्षक क्या है, जिससे बोलते हैं इसी प्रतिकर्षण के कारण, इसी प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक EG व T2G कक्षकों में, EG व T2G कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें या जिससे, यानी कहने का मतलब यह है जो डी कक्षक हैं वो क्या है, 2 भाग EG और T2G कक्षों में विभाजित, जिसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है, जिसे क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। ठीक है, आप क्या कहोगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाएगा। याद रखना, दोबारा से ध्यान देना, जब लिगैंड केंद्रीय धातु की ओर गमन करते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व लिगैंडों के मध्य लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक EG व T2G कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। क्या कहता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। देखो ध्यान देना कैसे, माना कि मेरे पास ये अपने पास क्या है, डी कक्षक है, ये क्या है, डी कक्षक है, इनमें डी कक्षकों में क्या है, मैं ऐसा कहता हूं ये तो डी अक्ष y है, ये डी y z है, ये डी z अक्ष है, ये डी अक्ष स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ये डी z स्क्वायर है।
5 का अक्सर है। क्लियर? जब इनके इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो और एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों 5-5 में आते हैं, तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, यहां और यहां 2 भागों। अब आप ये कहोगे देखो सर आपने तो गलती कर दी, इधर तो 2 इधर क्या है 3, नहीं गलती नहीं है, इसमें ध्यान देना। 3 कक्षकों की स्ट्रक्चर समान थी और 3 की 2 की क्या थी अलग समान थी, यानी 3 में डी अक्ष dy dz है, इसको बोल दो डी अक्ष y dy z और dz अक्ष, इनकी स्ट्रक्चर तीनों की सेम थी और इसकी स्ट्रक्चर डी अक्ष स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर की स्ट्रक्चर क्या थी सेम थी। कैसे? ये तो अक्षों पर स्थित है इनकी स्ट्रक्चर तो, और ये अक्षों के बीच में स्थित है। जब लिगेंड क्या है अक्ष के अनुदिश आ रहा है, जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, मैं ऐसा कहता हूं अपने पास, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, यहां मैं कहता हूं ये लोब बन गया और एक ये लोब हो गया, ये क्या है डी अक्ष। अब ये लिगेंड है, लिगेंड कहां आ रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ गति कर रहा है, तो जब ये इधर आएगा अक्ष के अनुदिश आ रहा है, अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो अक्ष के अकॉर्डिंग क्या ये लोग प्रेजेंट मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा अक्षों के कारण ये अक्ष पर जो लोग प्रेजेंट है उसमें क्या होगा प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा ज्यादा, और बीच वाले में क्या लगेगा यहाँ जो प्रेजेंट उन पर क्या है बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण क्या लगेगा कम लगेगा, तो ज्यादा लगने का ये तो कहां चले जाएंगे ऊपर और ये कहां रहेंगे नीचे, इनको तो बोलते हैं Eg और इनको बोलते हैं E2G। ठीक है? अब देखो ध्यान देना, ये यानी जो अपने पास अविभाजित डी कक्षक है, अविभाजित डी कक्षक है, ये यहां पर विभाजन नहीं हुआ, इनका विभाजन नहीं हुआ है, ये क्या है अविभाजित डी कक्षक, उनके ऊर्जा लेवल है उनका ऊर्जा स्तर है, उनको हम बोलेंगे बेरी सेंटर, बेरी केंद्र या बेरी सेंटर बोलेंगे। चलो साहब सेंटर लिख देते हैं, क्या बोलेंगे बेरी सेंटर। किसको बोलेंगे? जो अविभाजित डी कक्षक है उनके ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं बेरी सेंटर कहा जाता है। ठीक है? यहां से लेकर यहां तक की जो ऊर्जा है वो क्या है +6 और यहां से यहां तक की क्या है -4, दोनों की मिलावट होता है तो कितना है 10 डी। क्यों? अब देखो अपने पास दिक्कत ये आ गई +4 -6 तो प्लस के 2 बच गए, हल करो तो प्लस के 2 बचेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है माइनस का निशान तल के नीचे वाले को दर्शा रहा है, प्लस का निशान तल से ऊपर वाले को दर्शा रहा है, तल के स्थान को दर्शा रहे हैं, संख्या माइनस प्लस की नहीं है। माइनस का में क्या है लेवल था बेरी सेंटर उसके नीचे का भाग है और प्लस का में क्या बेरी सेंटर से ऊपर का भाग है, और दोनों का टोटल जो ऊर्जा अंतराल रहेगा वो क्या रहेगा 10 dQ के बराबर रहेगा। क्या रहेगा 10 dQ के बराबर रहेगा। ठीक है? अब देखो इस ऊर्जा अंतराल को क्या बोलेंगे, इसको क्या है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अंतराल कहा जाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का इसका क्या नाम है, क्या बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाएगा। Eg की ऊर्जा क्या है तल से भी क्या है कम और Eg की ऊर्जा क्या है ज्यादा है। इस प्रकार से क्या हम जी कक्षकों का विपाटन समझा सकते हैं, CFT की बात समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, आपके समझ में आया? नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इसके बारे में हम अगली क्लास में इसको और तरीके से समझा सकें। थैंक यू।